ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इस समय आप देख रहे हैं कि नीट और एनटीए काफी चर्चा में बना हुआ है और मेडिकल कॉलेजों में आप देखिए प्रवेश परीक्षा के लिए जो नीट की एग्जाम की तैयारी होती है ना, उसमें धांधली की बातें हो रही हैं। किस्मों के घेरे में परीक्षाएं। और जिस एनटीए की स्थापना 2017 में परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए स्थापना की गई थी, आज वही घेरे में है। सोचिए। और मैं कहता हूं, कुछ हो या ना हो, कम से कम परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। बच्चों को भरोसा। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की परीक्षा यानी कि नीट में अनियमितता को लेकर उठे सवाल अभी शांत भी नहीं हुए थे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से कराई गई यूजीसी नेट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आ गया। और चूंकि इस परीक्षा के प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया में पाए गए, इसलिए उसे रद्द करना पड़ा। और इसके बाद एक और परीक्षा CSIR नेट को उसके आयोजन के पहले इसलिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि उसमें भी गड़बड़ी की आशंका पाई गई। एनटीए की ओर से ही कराई जाने वाली इस परीक्षा में 2 लाख छात्रों को बैठना था और यूजीसी नेट परीक्षा में 9 लाख से अधिक छात्र बैठे थे। अब उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी और आखिर उनके समय और संसाधन की जो बर्बादी हुई उसकी भरपाई कैसे होगी। और इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन इसके दोषी कब पकड़े जाएंगे और कब सजा दी जाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। और नीट में तो आप देखते हैं कि 24 लाख के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। यह निराशाजनक है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह तो सशक्त होते जा रहे हैं, लेकिन उन पर लगाम लगाने वाले उपाय निष्प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। और जिस तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता भंग करने वाले वे लगाम हैं, उसी तरह नकल माफिया भी। और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि स्कूली और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में नकल का रोग बढ़ता जा रहा है। यह ठीक नहीं है। ठीक है कि नई शिक्षा नीति पर अमल किया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस परीक्षा नीति क्यों नहीं बन पा रही है और जिससे स्कूली परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता कायम हो सके, भरोसा बना रहे। और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र इसलिए भी लीक होते हैं क्योंकि उन्हें लीक कराने वालों को कठोर सजा का भय नहीं है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि नीट का दोबारा आयोजन होता है या नहीं, लेकिन जब तक यह तय नहीं होता कि तब तक करीब 24 लाख छात्र और उनके माता पिता दुविधा में बने रहेंगे। पहले नीट, फिर यूजीसी नेट और CSIR नेट परीक्षा मामले में एनटीए की साख पर बट्टा लगाने का काम किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस संस्था का गठन इसलिए किया गया था कि प्रतियोगी परीक्षाएं कराने में कोई गड़बड़ी ना हो पाए, परीक्षाओं में विश्वसनीयता बनी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के चलते लाखों छात्रों को परेशानी उठानी पड़ती है, तो उनका सरकार पर से भरोसा उठता है और प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं युवाओं में असंतोष उत्पन्न कर रही हैं। चूंकि ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं, इसलिए आप देखिए असंतोष बढ़ता जा रहा है और इस असंतोष का सामना सरकारों को करना पड़ता है। और समस्या है कि सरकारें नौकरशाही को जवाबदेह नहीं बना पा रही हैं और पिछले कुछ वर्षों से राज्यों और केंद्र की ओर से आयोजित शायद ही ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें प्रश्न पत्र लीक ना हुए हों, और या फिर आप देखिए फिर उनके परिणामों को लेकर संदेह ना उठे हों। और जो आपके राज्यों में होती रहती है उनमें भी यही काम चलता रहता है, वहां भी सवाल खड़े होते रहते हैं। एक के बाद एक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के लीक होने पर राजनीतिक दल एक दूसरे को कटघरे में तो खड़ा करते हैं, लेकिन इस मामले में सभी दलों और उनकी सरकारों का हाल एक जैसा है। करीब करीब सभी राज्यों में प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक कठोर कानून बना दिया है। कुछ राज्य सरकारें भी कठोर कानून बना रही हैं, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन क्या ऐसे केवल कठोर कानून प्रश्न पत्र लीक करने वालों के दुस्साहस का दमन करने में सक्षम होंगे? और यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि अभी तक जिन्होंने प्रश्न पत्र लीक कराने का काम किया है, उन्हें कोई कठोर सजा नहीं दी जा सकी। और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र इसलिए लीक हो रहे हैं क्योंकि उनका आयोजन कराने वाली संस्थाएं अपना काम पूरा पुराने तरीके से करती हैं। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि परीक्षाओं के आयोजन में बाहरी एजेंसियों की मदद ली जा रही है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि इन एजेंसियों के लोग भी पैसा कमाने के लिए धांधली करते हैं और कराते हैं। समझना कठिन है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन बाहरी एजेंसियों की मदद से क्यों कराया जाता है, वह भी ठेके पर। जब तक ठेके पर परीक्षाएं कराई जाती रहेंगी, तब तक उनकी विश्वसनीयता भंग होती रहेगी।
प्रश्न पत्र लीक होने का एक बड़ा कारण उन्हें पहले से तैयार तैयार कर छापना और फिर उन्हें विभिन्न शहरों में भेजने की परिपाटी है। कई बार इसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सेंध लग जाती है। और आखिर आज आप देखते हैं इस तकनीक की युग में पुराने तौर तरीकों से परीक्षाएं क्यों आयोजित की जाती हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि प्रश्न पत्रों को पहले से छापने और शहर शहर भेजने के बजाय उन्हें परीक्षा होने के कुछ घंटों पहले अंतिम रूप दिया जाए, फिर उन्हें सूचना तकनीक के जरिए संबंधित केंद्रों में भेजा जाए। परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्रों में ही प्रश्न पत्र की प्रतियां निकालने की व्यवस्था की जाए, तो परीक्षाओं में सेंध लगने से रोका जा सकता है। निस्संदेह परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर के जरिए कराई जाएं। आज जब भारत डिजिटल क्रांति का अगुवा है, तब सभी प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर से क्यों नहीं हो सकती हैं? आज पेन कॉपी के जरिए प्रतियोगी परीक्षाएं लेने का क्या उचित है? प्रश्न यह भी है कि प्रश्न पत्रों के कई सेट क्यों नहीं बनाए जाते हैं, ताकि यदि कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक भी हो जाए तो प्रश्न प्रदेश या फिर देश भर में परीक्षाएं रद्द ना करनी पड़े, वही सेट रद्द कर दें एक तरह से। और आप देखते हैं कि परीक्षाओं को विश्वसनीय बनाने में सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि आवश्यक इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दिया जा रहा है। आखिर प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाएं संघ लोक सेवा आयोग से कोई सीख लेने को क्यों नहीं तैयार है? संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष लाखों छात्रों की परीक्षाएं लेता है। यदि यह आयोग अपनी परीक्षाओं की शुचिता, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बनाए रखने में सक्षम है, तो फिर एनटीए या इस जैसी अन्य संस्थाएं क्यों क्यों नहीं है? यह वह प्रश्न है जिस पर राज्यों और केंद्र के नीति नियंताओं को विचार करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। इस सत्ता ना मिलने की खींच, ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर खिसियानी बिल्ली भी खंभा नोचे से पहले 100 बार सोचती है, पर ईवीएम को दोष देने वाले राजनीति की बात हो रही। जो हार जाता है आप देखते हैं वही विरोध करने लगता है। और एक बात आपको बता दूं, जो आज सत्ता में है ना, वो भी एक समय विरोध करता था ईवीएम का। तो कोई राजनीति में हर कोई आप देखिए जो हार जाता है वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगता है, अपने अंदर अपनी गलतियों को झांकने की कोशिश ही नहीं करता है। भारत से 10 प्रमुख देशों को होने वाला निर्यात, ये 2000 वित्त वर्ष 2024 के आंकड़े हैं प्रतिशत में। और देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। ये आंकड़े आप लोग याद रखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिए गए। जब आंसर राइटिंग करते हैं, आप निबंध लिखते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। कई बार प्रीलिम्स में फैक्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है। इटली 2%, इसमें आप देखिए जर्मनी 2.25 यानी कि 2.25, बांग्लादेश 2.53, सऊदी अरब 2.65, ब्रिटेन 2.96, सिंगापुर 3, ये आप देखिए 30, और चीन 3.81, नीदरलैंड आप देखिए 5.15, 5.12, संयुक्त अरब अमीरात 18, 8.15, अमेरिका 17.73। ये वास्तविकता से पूर्ण जीवन। हम जो नहीं है वह बनने के प्रयास में अपना ही आयत कर बैठते हैं, यानी कि दिखावा। और इसी दिखावे और ढोंग के कारण हम जीवन को जीते नहीं बल्कि जीवन जीने का अभिनय कर रहे होते हैं। हमारे व्यक्तित्व एवं विचार और व्यवहार में सामंजस्य नहीं होने से जिंदगी बहुरूपिया बन जाती है, कितने रहस्यमयी बन जाते हैं हमें हर कदम पर एक नए पर्दे की जरूरत होती है। कोई देख ना ले, कोई जान ना ले, इसी उधेड़ बुन में हर पल लगे रहते हैं। यही कारण है कि हम केवल चोर और अपराधियों के लिए ही घर के दरवाजे बंद नहीं रखते हैं, अपितु अपनों के कारण भी सावधानी बरतने लगते हैं। और आप देखिए, अपने पास जितना है उससे अधिक वाणी द्वारा प्रसारित करने के प्रयास में हमारी वास्तविकता पर ग्रहण लगता जा रहा है। स्मरण रहे कि केवल आवरण बदलने भर से आत्मा नहीं बदल जाता। जुगनू कितना भी टिमटिमाता रहे, किंतु सूर्य की जगह नहीं ले सकता है। सच तो यह है कि जब हम कृत्रिमता के आवरण में लिपटा जीवन जीते हैं, तब वास्तविकता प्रकट होते ही हमारी स्थिति उस भीगे हुए कागज की भांति हो जाती है, जो ना लिखने लायक रहता है ना ही जलाने लायक। जबकि व्यवस्थित और मर्यादित रहकर ही हम सात्विक, अहिंसक और शांतिमय जीवन के यथार्थ रस का भरपूर आनंद ले सकते हैं। केवल धर्म ही हमें ऐसे जीवन की राह दिखाने तथा इस संसार रूपी सागर में बेड़ा पार लगाने की कला सिखाते हैं। और हमारे लिए आप देखिए, सर्वोत्तम स्थिति वह होगी जब हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी ना हो। जिस दिन हम ऐसा पारदर्शी जीवन जीने लगेंगे, तब निश्चित ही परमात्मा के परम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हम जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी रहें। स्वयं अपना आकलन करें, अपनी नजरों से अपनी समीक्षा करें। कुटिल नहीं अपितु सरल बने, ढोंग से नहीं बल्कि अपने जीवन इस ढंग से जिएं कि हम व्यक्ति से प्रेम, स्नेह और सम्मान प्राप्त कर सकें। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। और आप लोग तो खासकर देखिए, दिखावा मत करा करिएगा। जो है ईमानदारी से अपना आकलन किया करिएगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया करिए, उन्हें सुधार किया करिएगा।
आतंक के साथ खड़ा कनाडा। यह हतप्रद करने वाला है कि भारत जब खालिस्तानी आतंकियों की ओर से एयर इंडिया के विमान में बम विस्फोट की 39वीं वर्षी पर इस भयावह आतंकी घटना में मारे गए 300 से अधिक लोगों का स्मरण कर रहा है, तब कनाडा की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच अभी जारी है। यह भारत और विश्व की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। कनाडा सरकार के इस कथन से यही स्पष्ट होता है कि वह इस आतंकी घटना के लिए उत्तरदायी खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। इसके प्रमाण पहले भी सामने आ चुके हैं। एयर इंडिया के विमान को बम विस्फोट से ध्वस्त करने की घटना 9/11 के पहले की सबसे भीषण आतंकी वारदात थी, लेकिन कनाडा सरकार ने उसकी जांच घटना के 21 साल बाद शुरू की। और चूंकि आप देखिए, जांच का उद्देश्य दोषियों को दंडित करना नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकियों का बचाव करना था, इसलिए सिर्फ एक आतंकी को मामूली सजा दी गई, उसे भी समय से पहले रिहा कर दिया गया। जब एयर इंडिया के विमान को कनाडा में रह रहे खालिस्तान आतंकियों ने निशाना बनाया, तब वहां के प्रधानमंत्री मौजूदा पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता थे। साफ है कि खालिस्तानी आतंकियों का बचाव करने के मामले में जस्टिन ट्रूडो अपने पिता से 2 कदम आगे हैं। यह हाल में तब और अच्छे से प्रकट हुआ जब फर्जी दस्तावेजों के सहारे पंजाब से कनाडा भागे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत की बरसी पर वहां की संसद में उसे श्रद्धांजलि दी गई है। और आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि बेशर्मी की पराकाष्ठा थी, क्योंकि एक समय खुद कनाडा सरकार ने उसे अपने लिए खतरा माना था। उसके बैंक खातों पर पाबंदी लगाने के साथ उसे हवाई यात्रा के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। अब जब उसमें संदेह नहीं है कि कनाडा सरकार खालिस्तानी आतंकियों के पक्ष में खुलकर खड़ी है और भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रही है, तो तब फिर भारत को उसके प्रति कठोरता का परिचय देना होगा। यह इसलिए और भी आवश्यक है क्योंकि कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथी सरकारी संरक्षण के चलते बेलगाम है। भारत को केवल कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों और अलगाववादियों की सक्रियता को लेकर ही सतर्क नहीं रहना होगा, और उसे ऐसी ही सतर्कता ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को लेकर भी दिखानी होगी। और इन देशों में खालिस्तानी चरमपंथी जिस तरह सक्रिय हैं और खुलेआम भारत को धमकी देते रहते हैं, और उससे यदि कुछ पता चलता है तो यही कि ये देश भारतीय हितों के खिलाफ हमें काम करने वाले तत्वों को जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। आप देखते हैं कि क्या इसमें कोई संदेह है कि अमेरिका खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू को संरक्षण देने में वैसी ही ढिलाई का परिचय दे रहा है जैसा कनाडा है? स्वास्थ्य व्यवस्था, ये भी देख लीजिए। तो उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल ही नहीं, मेडिकल कॉलेज भी चिकित्सक की भारी कमी झेल रहे हैं। तमाम दावों के बावजूद अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों के पद खाली पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि राजधानी के दून मेडिकल कॉलेज को भी चिकित्सक नहीं मिल पा रहा है। यहाँ आप देखिए, एक और तमाम विभागों के चिकित्सक नौकरी छोड़ रहे हैं, वहीं रिक्त पद भरना भी अब मुश्किल हो रहा है। स्थिति यह है कि बीते दिनों दून मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक पदों के लिए आयोजित साक्षात्कार में महज 10 चिकित्सक ही पहुंचे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कम वेतन या काम की अधिक मुख्य वजह के रूप में उभर कर सामने आए हैं। दरअसल सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में एक तो चिकित्सक, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद संविदा पर भरे जा रहे हैं, वहीं उनका वेतन भी काफी कम है, जबकि निजी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में वेतन इसका 3 से 4 गुना अधिक है। इस बिंदु पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यह ठीक है कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं, लेकिन इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो अस्पताल खोले गए हैं उनमें जरूरी सुविधाओं का भी घोर अभाव है, और आप देखते हैं कि जिससे आप देखेंगे कि इलाज के लोग शहरों का रुख करने को मजबूर हैं। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्वास्थ्य का ढांचा तभी बेहतर हो सकता है जब चिकित्सक व मेडिकल स्टाफ की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। चिकित्सकों को अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में संविदा के बजाय स्थायी नियुक्ति मिले तो नियुक्ति निश्चित रूप से उनके रोक में बदलाव आएगा, और अस्थिरता के भाव में उनके बेहतर की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी अपनी कार्यप्रणाली बदलनी होगी। कोविड से अप्रभावित का अध्ययन। तो विश्व में आप देखिए, कोविड के मामलों के विस्तृत अध्ययन ने विज्ञानियों को यह समझाने में मदद की है कि कुछ लोग ऐसे खतरनाक वायरस से कैसे बच गए जिसने दुनिया में अधिकांश लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटेन में वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने असफल कोविड संक्रमण वाले लोगों की नाक के ऊतकों और रक्त में आनुवंशिक गतिविधियों के विश्लेषण के आधार पर एक नए इम्यून रिस्पॉन्स की खोज की है, जो अग्रिम पंक्ति का सुदृढ़ रक्षा प्रदान करता है। यह सही है कि वैक्सीन और उसकी बूस्टर डोज ने कोविड से मृत्यु और गंभीर जटिलताओं को जोखिम को मौलिक रूप से कम कर दिया है, लेकिन इनमें वायरस को नाक व श्वसन प्रणाली की परत में घुसने से रोकने में बहुत कम मदद मिलती है। आश्चर्य की बात यह है कि वैश्विक महामारी के बावजूद कुछ लोग पूरी तरह से कोविड मुक्त रह गए। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुरक्षित क्यों हैं। फील्ड रिसर्च में संक्रमण के समय को सटीक रूप से निर्धारित करने में कठिनाई होती है।
इस बाधा को दूर करने के लिए शोधकर्ताओं ने एक चुनौती परीक्षण चैलेंज ट्रायल आयोजित किया, जिसमें 18 से 30 वर्ष की आयु के 36 स्वस्थ प्रतिभागियों को SARS-CoV-2 के प्री अल्फा स्ट्रेन से जानबूझकर संक्रमित किया गया। प्रतिभागियों में से 16 को कभी टीका नहीं लगाया गया था और उनमें पहले SARS-CoV-2 संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखे थे, और संक्रमण के बाद 1 साल तक प्रतिभागियों के लिए गए रक्त और नाक से लिए गए नमूनों का विश्लेषण किया गया। इस असाधारण डेटा सेट से टीम ने संक्रमण की 3 श्रेणियां, क्षणिक, निरंतर और निष्फल की पहचान की है इसमें। और आप देखिए, शोधकर्ताओं ने टीका लगाए जाने से पहले नाक की कोशिकाओं में HLA-DQ-A2 जीन की भी पहचान की है, जो उन कई जीनों में से एक है जिन्हें पहले कोविड के हल्के संक्रमणों से जोड़ा गया था। और अध्ययन के वरिष्ठ लेखक मार्को निकोलिक का कहना है कि ये निष्कर्ष उन महत्वपूर्ण प्रारंभिक घटनाओं पर नई रोशनी डालता है जो या तो वायरस को पकड़ पाने में मदद करती है या फिर लक्षणों के विकसित होने से पहले इसे तेजी से खत्म कर देती है। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास विभिन्न इम्यून रिस्पॉन्स का ज्यादा अच्छी समझ है, जो इन प्राकृतिक सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाओं की नकल करने वाले संभावित उपचार और टीके विकसित करने का विचार कर सकती है। हमारे लिए समझना महत्वपूर्ण है कि मानव जीव विज्ञान वायरस के हमले से कैसे निपटता है। हमें न केवल इस स्थायी खतरे से निपटना है, बल्कि उन और भी घातक बीमारियों से भी निपटना है जिसका हम भविष्य में सामना करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये आप देखिए, टिप्पणियां रहती हैं, देखना हो तो देख सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लोकतंत्र को कमजोर करने की रणनीति। हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिली आंशिक सफलता से वह उत्साहित है, परंतु कुछ विपक्षी दल और उनके नेता अपने पक्ष में नेरेटिव गढ़ने के क्रम में देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की रणनीति पर काम करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस कार्य में उन्हें विदेश से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। ऐसे में आम जन के लिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसे नेताओं के तमाम दुष्प्रभाव के बावजूद हमारे देश में लोकतंत्र निरंतर मजबूत हो रहा है। अनंत विजय के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि इस तरह के जो आर्टिकल लिखे जाते हैं ना, तो एक बार उन लेखकों के बारे में पढ़ लिया करिएगा कि उनकी विचारधारा क्या है, वो किस नैरेटिव के हैं, किस सोच के हैं। और ये सब खरी खरी आवश्यकता चंद विधायकों की। चलिए, देख सकते हैं आप लोग, ये किताबें पढ़ना हो तो ले सकते हैं। इसकी PDF मैं डाल देता हूं। तो आज ये काम की, मुझे तो नहीं लगता है खबर काम की है, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे आप लोग कि आज है संडे, और संडे को हर संडे को हम लोग रात 9 बजे मिलते हैं लाइव आकर। तो आप लोग भी जुड़िएगा, आपका सवाल जो भी सुझाव हो तो आप लोग भी रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।